सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसका जो टॉपिक है वो है पंक्तियों में बुआई कैसे करते हैं, क्या होती है पंक्तियों में बुआई, क्या होती है, किन किन फसलों में पंक्तियों में बुआई कर सकते हैं और पंक्तियों में बुआई करने से क्या क्या फ़ायदे हैं जो कि हम छिड़काव विधि में करते हैं तो वो फ़ायदे हमें नहीं मिलते हैं। तो क्या होती है पंक्तियों में बुआई और पंक्तियों में बुआई किन किन फसलों में हम कर सकते हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं, उन सब के बारे में आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और मैं आपको लाइव वीडियो भी दिखाऊंगा कि पंक्तियों में सोइंग कैसे करते हैं। तो अभी लाइव पंक्तियों में सोइंग भी चल रही है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पंक्तियों में बुआई किसे कहते हैं। तो जब हम सीड ड्रिल मशीन से या फिर देसी हल के पीछे नाई अटैच करके जब हम फसलों की बुआई करते हैं, जिसे एक पंक्ति में फसलों की बुआई होती है, तो इस प्रकार से सोइंग करने को हम पंक्ति में बुआई कहते हैं। और पंक्तियों में बुआई किन किन फसलों में कर सकते हैं या किन किन फसलों में करते हैं तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। सामान्यतः पंक्तियों में बुआई रबी की फसलों में करते हैं, जैसे गेहूं, जौ, जई, सरसों, चना, अरहर, मसूर, इन सब में। लेकिन जो कुछ एक खरीफ की फसलें हैं जैसे उड़द, मूंग, मोट, ज्वार, बाजरा, इनमें भी हम कर सकते हैं। बट अधिकतर या मोस्टली हम कहें तो जो हमारी जो बुआई है पंक्तियों से, वो पंक्तियों में बुआई हम बेसिकली रबी सीज़न की क्रॉप के लिए करते हैं। खरीफ सीज़न में क्योंकि वर्षा आधारित फसल होती है तो हम लोगों को इतना टाइम नहीं होता है, किसान उसे एक गॉड गिफ्टेड मानता है, अवेयर नहीं होता है, तो उस केस में हम पंक्तियों में बुआई नहीं कर पाते हैं, हम सीधे ब्रॉडकास्टिंग से बुआई कर देते हैं। रबी की फसलें जो है वो उन पे हमें आर्टिफिशियली उनको फसल को पानी देना होता है और बहुत सारी चीज़ें जो हम बहुत सारा केयर करते हैं उस फसल के लिए, तो उसमें हम बेसिकली जो है पंक्तियों से ही बुआई करते हैं। अब हम बात करेंगे पंक्तियों में बुआई करने से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखो, बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हम पंक्तियों में बुआई कर रहे हैं तो छिड़काव विधि की तुलना में बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो वन बाय वन मैं आपके सामने सभी जो फ़ायदे हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जब पंक्तियों में बुआई हम करते हैं तो उसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पूरी पौधे की दूरी जो है फिक्स होती है, जो लाइन सोइंग या पंक्तियों में बुआई जिसे उसके अंदर। तो जब हमारी पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी फिक्स होती है तो जो एक डिज़ायर जो प्लांट पॉपुलेशन है, जो डिज़ायर ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, वो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन हम इसमें आसानी से हमें मिल जाती है। और जब हमारी प्लांट पॉपुलेशन ऑप्टिमम होगी तो उसमें जो फिर उसकी ईल्ड की बात ले लो, उसमें कंपटीशन की बात ले लो, अगर सारे हम चीज़ें की बात करें तो वो उससे क्रॉप की दृष्टि से फेवरेबल कंडीशंस क्रिएट होती है। क्योंकि अगर ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन है तो उसमें ना तो कोई कंपटीशन होगा और पर यूनिट एरिया जो है ईल्ड हमें ज़्यादा मिलेगी। तो सबसे पहला एडवांटेज ही यही है कि उसमें जो डिज़ायरेबल जो प्लांट पॉपुलेशन हमें चाहिए, जो ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, वो इसमें मिलती है। दूसरे फ़ायदे की बात करें तो जैसा कि हमने बताया है कि इसमें पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी फिक्स होती है। तो जो एक तरह से इंटर रो स्पेस और इंट्रा रो स्पेस जो होता है उसके बीच में जो एक तरह से कंपटीशन है, इंटर रो कंपटीशन और इंट्रा रो कंपटीशन, इट मीन्स रो के बीच में कंपटीशन और एक प्लांट से प्लांट के बीच में कंपटीशन है, वो नेग्लिजिबल होता है, न के बराबर होता है। और हर एक इंडिविजुअल प्लांट को एक ऑप्टिमम हम कह सकते हैं पोषण मिलता है, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन मिलता है, ऑप्टिमम स्पेस मिलता है, ऑप्टिमम लाइट मिलती है, और ऑप्टिमम अगर हम वाटर की बात करें तो वो भी ऑप्टिमम मिलता है। तो सारी चीज़ें जब उसे ऑप्टिमम मिलेगी तो अल्टीमेटली जो पर प्लांट या पर यूनिट एरिया की अगर हम यील्ड देखें तो वो ज़्यादा होती है। जबकि हम ब्रॉडकास्टिंग मेथड से अगर हम सोइंग कर रहे हैं तो उसमें ये चीज़ें ऑप्टिमम नहीं रह पाती। किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए हो सकता है कि मे बी एक प्लांट है, उसके आसपास कोई प्लांट नहीं है, तो उसकी जो एक तरह से उसे फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी। और एक जगह हो सकता है बहुत सारा सीड्स अगर एक साथ गिर गया है तो वहाँ पे उनके बीच में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन होने की वजह से ईल्ड जो है कम हो जाएगी। अब ब्रॉडकास्टिंग में हो सकता है कि पर जो प्लांट है उसकी ईल्ड ज़्यादा हो जाए, एक सिंगल प्लांट की, सभी की तो नहीं हो सकती, बट पर यूनिट एरिया की अगर हम ईल्ड देखेंगे तो डेफिनेटली रो प्लांटिंग से कम होगी। तो एक ये भी फ़ायदा है कि ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन होने के साथ साथ जो उसका न्यूट्रिशन है और स्पेस जो है, लाइट जो है, ये सब जो है ऑप्टिमम अमाउंट जो है वो मिलता है इंडिविजुअल प्लांट को, जिससे कि हमारी ईल्ड जो है एक पोटेंशियल ईल्ड हम कह सकते हैं वो हम ले सकते हैं। और ईल्ड जो है हमें ब्रॉडकास्टिंग के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ईल्ड हमें मिलती है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो देखिए, अगर हम रो स्पेस जो रो में अगर शोइंग कर रहे हैं, लाइन में अगर शोइंग कर रहे हैं,
तो उससे एक फ़ायदा ये भी होता है, हमें मैकेनिकली अगर हम कुछ भी ऑपरेशंस करना चाह रहे हैं मशीनों से तो वो बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे कि हम मैकेनिकल वीडिंग हमें करना है या फिर हमें मैकेनिकल उसमें हार्वेस्टिंग करनी है मशीनों से, तो जो भी अगर हम मशीनरी का यूज़ कर रहे हैं लार्ज स्केल पे, हमारा जो फील्ड है बहुत लार्ज एरिया है, तो उस केस में लाइन सोइंग बहुत ही ज़्यादा एक तरह से उसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम मशीनरी ईजिली मशीनरी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर लाइन सोइंग नहीं करेंगे, ब्रॉडकास्टिंग से करेंगे, तो वहाँ पे हम मशीनरी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मशीन चलाने के लिए एक पर्टिकुलर एक डेफिनेट रो पैटर्न होगा, तभी उसके अंदर हम मशीनरी चला सकते हैं। और जो भी मशीनों से जितने भी कार्य हो रहे हैं, जैसे इंटरकल्चरल ऑपरेशन हो गए, मशीनों से कटाई हो गई, मशीनों से बुआई के साथ साथ मशीनों से और दूसरे ऑपरेशन से, वीडिंग का ऑपरेशन से, कोई इरिगेशन से रिलेटेड ऑपरेशन से, तो ये सारे ऑपरेशन हम इजीली कर सकते हैं अगर पंक्तियों में बुआई हमने कर रखी है। अदरवाइज़ हम ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये सब जो मशीनरी जो है हम स्टैंडिंग क्रॉप में चला पाएँ। इसके बाद नेक्स्ट जो एडवांटेजेस है उसकी बात करते हैं हम। सिंचाई के केस की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल सिंचाई में भी जैसे हम ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं या फिर हम स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं, तो ड्रिप और स्प्रिंकलर जो सेट है, जो हमारा सिस्टम है, उसमें कुछ पोर्टेबल टाइप का सिस्टम होता है जिसको उठा के दूसरी जगह रखना पड़ता है। तो अगर लाइन में सोइंग अगर हमने कर रखी तो हम इजीली पोर्टेबल जो डिवाइसेस है उसको इजीली रख देंगे और हमारी इरिगेशन में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर ब्रॉडकास्टिंग से सोइंग कर रखी है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। हम उसको ईजिली पोर्टेबल डिवाइसेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकते और हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए लाइन सोइंग करने से या ड्रिप और अपनी स्प्रिंकलर जो इरिगेशन सिस्टम है उसको हम सुचारू रूप से उसका यूज़ हम ले सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे नेक्स्ट एडवांटेज की हम बात करें तो जितने भी इनपुट्स जो है, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, सीड्स हो या फिर वाटर हो या फिर कोई हेर्बिसाइड्स हो, पेस्टिसाइड हो, उन सब का एफिशिएंट यूज़ होता है। क्योंकि अगर लाइन से सोइंग कर रहे हैं तो जितना भी जो भी अगर हम सीड की बात कर लें तो एक निश्चित एक डेफिनेट क्वांटिटी जो है वो ही हम सीड डालेंगे। ब्रॉडकास्टिंग में हमें थोड़ा सा ज़्यादा सीड डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे डैमेजेस हो जाते हैं। इसलिए हमारे जितने भी इनपुट्स है, चाहे फर्टिलाइज़र ले लो, उनकी डेफिनेटली सेविंग होती है, क्योंकि हमें एक जितना क्रॉप को चाहिए उतना ही हम दे पाते हैं या उतना ही हम देते हैं। ब्रॉडकास्टिंग में वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। इसमें वेस्टेज ब्रॉडकास्टिंग से कंपेरिजन करें तो कम होता है। वैसे तो ऐसा नहीं है कि 100% इसमें भी अगर हम जितना डाल रहे हैं उतना ही क्रॉप ले, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि यूज एफिशिएंसी बहुत कम होती है। बट फिर भी अगर ब्रॉडकास्टिंग से हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में इसमें जो है इनपुट यूज एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है। अब वो इनपुट्स में सारे इनपुट जो है, एक तरह से फर्टिलाइज़र है, मैन्योर्स है या फिर सीड्स है, वाटर है, इन सब की एफिशिएंसी ब्रॉडकास्टिंग के कंपैरिजन में अच्छी होती है और अच्छी तरह से क्रॉप उसको यूटिलाइज कर पाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एडवांटेज की। नेक्स्ट जो एडवांटेज है वो मैं बताना चाहता हूँ कि कम समय में, इसमें अगर लाइन से सोइंग कर रहे हैं तो कम समय में ज़्यादा एरिया में हम सोइंग कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग क्योंकि मैनुअली करनी पड़ती है, लार्ज स्केल में पॉसिबल नहीं है, स्किल्ड पर्सन चाहिए। लेकिन अगर लाइन से हम सोइंग कर रहे हैं, बिल्कुल मशीनरी से हम करते हैं, तो बड़े एरिया में कम समय में अगर बुआई करनी है तो उसके लिए भी ये एक बेस्ट मेथड है। दूसरे एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो एक एडवांटेज इसमें एक ये भी है कि जब हम लाइन में सोइंग करते हैं तो इंटरक्रॉपिंग जो है, इंटरक्रॉपिंग की पॉसिबिलिटी है। इंटरक्रॉपिंग हम इजीली कर सकते हैं। दो फसलों के बीच में अगर दूसरी फसल को हम बो रहे हैं उसको इंटरक्रॉपिंग बोलते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं दो या दो से अधिक फसलों को अगर एक साथ एक डेफिनेट रो पैटर्न के अंदर हम बो रहे हैं तो उसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग 2 टाइप्स की होती है, एक एडिटिव सीरीज होती है, एक रिप्लेसमेंट सीरीज होती है। तो दोनों ही जो सीरीज़ जो है, एडिटिव कह दो या आप रिप्लेसमेंट कह दो, एडिटिव सीरीज़ में एक कंपोनेंट क्रॉप होती है, दूसरी को हम इंसर्ट करते हैं, जिसको हम जो एक तरह से कह सकते हैं बेस क्रॉप जो है, एक जो मेन क्रॉप होती है उसको बेस क्रॉप बोलते हैं, दूसरी क्रॉप जो इंसर्ट करते हैं उसको कंपोनेंट क्रॉप बोलते हैं। इधर अगर दूसरे हम रिप्लेसमेंट सीरीज़ की बोलते हैं तो इसमें दोनों ही कंपोनेंट क्रॉप होती है, कोई भी बेस क्रॉप नहीं होती है। तो दोनों प्रकार की जो सीरीज़ है वो हम इजीली यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं अगर हमने लाइन में सोइंग कर रखी है तो। अदरवाइज़ इंटरक्रॉपिंग की पॉसिबिलिटी ब्रॉडकास्टिंग के अंदर है नहीं, ब्रॉडकास्टिंग के अंदर हम इंटरक्रॉपिंग नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट और जो इम्पोर्टेंट एडवांटेज लाइन सोइंग का है वो ये है कि जब हम ब्रॉडकास्टिंग से करते हैं तो देखिए कुछ सीड्स जो है हमारे सरफेस पे रह जाता है, और जब सरफेस पे अगर सीड्स रह गया तो उस केस में उसमें जो बर्ड्स या दूसरे कुछ कीड़े हैं जो उसको खा लेते हैं, तो उसमें एक तरह से बर्ड से रिलेटेड डैमेज जो है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन लाइन में सोइंग कर रहे हैं किसी मशीनरी से तो सीड्स को हम डेफिनेटली रो के अंदर या फ्रो जो बनेगा उसके अंदर इंसर्ट करते हैं, थोड़ी कुछ डेप्थ पे जो डिज़ायरेबल होती है, अलग अलग क्रॉप में अलग अलग डिज़ायरेबल डेप्थ होती है, तो उस पर हम इंसर्ट करते हैं। तो ये जो बर्ड से जो डैमेज हो रहा था उसकी एक तरह से चांसेस जो है हो सकता है थोड़ा बहुत होता हो, लेकिन उसके कंपैरिजन में, ब्रॉडकास्टिंग के कंपैरिजन में बहुत कम होता है।
नेक्स्ट एडवांटेज की बात करें तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी सीड्स हम मोस्ट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, मोस्ट ऑफ सीड्स जो है वो नेगेटिव फोटोप्लास्टिक होते हैं। इट मीन्स अगर उनको जर्मिनेशन या अंकुरण के लिए प्रकाश की कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो जब उनको अगर नेगेटिव फोटोप्लास्टिक है तो हम जब लाइन से सोइंग करते हैं तो बिल्कुल वो इजीली अच्छे से इंसर्ट हो जाते हैं सोइल में, जहाँ पे अंधेरा रहता है, प्रकाश की क्योंकि आवश्यकता होती नहीं है, तो इजीली और अच्छे से उनका अंकुरण होता है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर वो प्रकाश में रहेंगे तो अंकुरण उनका नहीं होगा, अंकुरण होगा, बट जो एक डिज़ायरेबल जो कंडीशंस है वो उसको उनको शेड में या फिर हम कह सकते हैं अंधेरे में मिलती है, तो वो बिल्कुल अच्छे से जर्मिनेट होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि क्योंकि मोस्ट ऑफ सीड जो है नेगेटिव फोटोप्लास्टिक होते हैं, तो अच्छे से उनका जर्मिनेशन और उनकी इमरजेंस या उनकी ग्रोथ की हम बात करें तो बिल्कुल लाइन सोइंग में उनका इमरजेंस और जर्मिनेशन अच्छा होता है। इसके बाद में अगर लाइन सोइंग की अगर बात करें तो देखो एक और एडवांटेज है, वो ये है कि जब हम अगर लाइन में सोइंग कर रखी है, दूसरे खेत में ब्रॉडकास्टिंग से सोइंग कर रखी है, अगर बाय द वे ज़्यादा बारिश हो गई या फिर हमने नहर का खुला पानी है ज़्यादा इरिगेट कर दिया फील्ड को, तो अगर एक्सेस वाटर की कंडीशंस में जो वो अगर लाइन में सोइंग कर रखे हैं, वो फ्रो जो होती है लाइन सोइंग करते टाइम पे फ्रो बनती है, वो ड्रेनेज चैनल का भी काम करती है, तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग की कंडीशन क्रिएट नहीं होगी। बट ब्रॉडकास्टिंग से हमने सोइंग करी है और वहाँ पे ज़्यादा अगर मान लो रेनफॉल हो गई या फिर हमने नहर का खुला पानी से वहाँ पे इरिगेट कर दिया फ्लड मेथड से, तो वहाँ पे एक वाटर लॉगिंग कंडीशंस क्रिएट होती है और कुछ प्लांट हमारे डैमेज हो सकते हैं। बट अगर फ्रो में सोइंग लाइन में सोइंग कर रखी है, फ्रो मेथड से फ्रो बनेगी, क्योंकि लाइन सोइंग करते हैं तो उसमें डेफिनेटली जो हमारी सीड ड्रिल है या किसी से हम सोइंग करेंगे तो फ्रो बनेगी, और तो जो फ्रो बनती है वो फ्रो एक तरह से ड्रेनेज चैनल का काम करती है और वाटर का वहाँ पे स्टेगनेशन नहीं होता है और वाटर ड्रेन्ड आउट हो जाता है। तो एक ये भी फ़ायदा है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में या फिर जहाँ पे ज़्यादा अधिक पानी की समस्या है, तो वहाँ पे भी ये मेथड एक तरह से कारगर है ब्रॉडकास्टिंग कंपैरिजन में। अब मैं आपको लाइव जो लाइन सोइंग कैसे करते हैं वो दिखाना चाहूँगा, आप बिल्कुल इस वीडियो को पूरा देखें। मैं आपको लाइन अब सोइंग जो करते हैं उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा ये हमारा ही फील्ड है, तो मैंने सोचा हमारे फील्ड की मैं आपको वीडियो शेयर करूं। तो हमने यहाँ पे लाइन सोइंग जो है हम कर रहे हैं, लगभग थोड़े से एरिया में लाइन सोइंग कर दी है। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रो बनी हुई है, आप देखिए, और यहाँ से फ्रो बनी हुई, इसके बाद से ये जो खाली जिसमें पाटा लगा के छोड़ा हुआ है और ये सोइंग कंटिन्यू चल रही है। आप देख भी सकते हैं, अभी मैं ट्रैक्टर हमारी साइड आ रहा है तो मैं आपको एक बार फिर से लाइव अच्छे से और पास से बिल्कुल दिखाऊंगा कि कैसे लाइन सोइंग करते हैं। लेकिन आप तब तक ये देख लीजिए, बिल्कुल लाइन सोइंग हो रखी है। देखिए लाइन सोइंग जो हो रही है बिल्कुल, आप मैं भी अच्छे से और क्लियरली आपको दिखाऊंगा। ये सीड ड्रिल मशीन है जिससे हम मस्टर्ड की सोइंग कर रहे हैं। और जो हमारी सीड ड्रिल है उसमें हम कह सकते हैं कि ऑड नंबर में उसके टाइम्स होते हैं। हमेशा आप एक तो ये भी ध्यान रखने वाली बात, तो जो भी फ्रो निकलेगी वो ऑड नंबर में निकलेगी। इसमें 9 फ्रो निकलती है एक टाइम में। अब आप देख लीजिए बिल्कुल जो ये सीड ड्रिल से हम सोइंग कर रहे हैं, लाइन में सोइंग कर रहे हैं। हम बिल्कुल आपको ये तो आइडिया हो गया होगा कि लाइन में सोइंग कैसे करते हैं, कौन कौन सी फसलों में लाइन में सोइंग करते हैं और इसके क्या क्या एडवांटेजेस है। तो आप लोगों के लिए ये लाइन सोइंग से रिलेटेड, क्योंकि कुछ लोगों की क्वेरीज थी कि सर हमें लाइन सोइंग के बारे में एक लाइव वीडियो बना के आप भेजिए, तो उन लोगों के लिए वीडियो बनाया है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फार्मर्स तक पहुंचाएं, और जितने भी जो एडवांटेजेस मैंने बताए हैं वो एटलीस्ट फार्मर्स को आप बताइए, ताकि वो ब्रॉडकास्टिंग मेथड छोड़ के लाइन सोइंग वो करे, जिससे उसको कुछ फ़ायदा हो सके और कुछ ज़्यादा इनकम उसको पर यूनिट एरिया में मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।